क्या होता है। जब आप कोई अपराध करते हैं तो अपराध दो तरह के होते हैं, या तो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं। क्या होते हैं? क्रिमिनल होते हैं, यानी कि आपराधिक होते हैं। आपराधिक, अब मेरी बात समझना। आपराधिक यानी कि कोई क्रिमिनल लॉ है, यानी कोई आपराधिक कानून है। तो उसमें एक बात मान के चलें आप कि कोई व्यक्ति अगर हिंदू है और हिंदू व्यक्ति ने कोई चोरी कर ली, या कोई आपका लूट कर ली, या कोई हत्या कर दी। दूसरा, कोई मुसलमान व्यक्ति है, उसने कोई चोरी की, कोई लूट की, कोई हत्या कर दी, तो उन दोनों को एक जैसी सजा मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? तो आप क्या बोलोगे? इनका जो साथी पनिशमेंट है वो सेम होगा। इनको पनिश जो किया जाएगा वो सेम वे में किया जाएगा। यानी उस अपराध के लिए जो सजा है वही किसी हिंदू आपका भारत क्षेत्र में, या बात के चले जो आईपीसी के अधीन आता हो, जिसको हम अब बीएनएस कहते हैं, बीएनएस के अधीन आए, भारतीय न्याय संहिता के भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी नागरिक के द्वारा, तो आप क्या कहेंगे? भाई समान सजा होगी। लेकिन ये किस में हो रही है? आपका ये सजा हो रही है आपका क्रिमिनल अफेयर्स में। लेकिन सिविल अफेयर्स क्या उनसे होते हैं? सिविल का मतलब होता है जैसे किसी का विवाह हुआ, जो आपराधिक कानून नहीं है, विवाह संबंधित मामले हुए आपका। अगर हम बात करें, विवाह हो गया आपका, डाइवोर्स हो गया आपका, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, और आपका तलाक हो गया। मतलब आपका तलाक नहीं हुआ, मतलब विवाह संबंधी मामले हो गए, और एक आपका सक्सेसर मैटर्स हो गए, उत्तराधिकार से संबंधित, कि आपका सक्सेसर कौन होगा। तो ये क्रिमिनल मामले नहीं होते हैं। ऐसे मामलों को ही भाई, जिनमें साथी क्या बोलेंगे, आपका जेल जाने का प्रावधान होता है, वो आपराधिक कानून, और जिनमें ये प्रावधान ना हो तो जनरली एक ऐसी विचारधारा भी बनती है, उनको हम सिविल कोड कहते हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार। तो इन सब के लिए क्या हिंदू और मुसलमान के जो कानून है वो समान है? तो आप कहेंगे नहीं। अगर आप हिंदू हैं, आपकी शादी हो गई किसी सिरदर्द लड़की से, मान के चलो, तो आप उसको तलाक दे सकते हैं, हाँ या ना? सिर में दर्द रखती है तुम्हारे बहुत। आप कहोगे नहीं भैया, कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारे यहाँ पुरुष को अधिकार ही नहीं है, महिला को अधिकार है। यानी आप कहीं भी चले जाओ, सात समुंदर पार भी चले जाओ, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यानी आपको अधिकार ही नहीं है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? महिला को है। अच्छा, दूसरी बात, और मान के चलो उस महिला मान भी गई तलाक पर, उसने कहा ठीक है हम दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो उसके बाद तुम्हें उसको भत्ता देना पड़ेगा, जो कोर्ट तय करेगा आपकी इनकम के हिसाब से। तो वो पैसे देने पड़ेंगे, और वो पैसे चाहे उसकी जॉब है, चाहे वो जो भी अर्न करती हो, वो पैसा तुम्हें देना ही पड़ेगा, जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती। हाँ, दूसरी शादी हो गई अगर उसकी, तो फिर आप मतलब समझो मुक्त हो जाओगे। तो वो आपको फिर कंपनसेशन या पैसा जो भी हम बोलें उसको, जो भी मेंटेनेंस है वो नहीं देना पड़ेगा आपको। ये तो हुई हिंदू पक्ष की बात। दूसरे में हम मुस्लिम पक्ष की बात करें, तो हिंदुओं का जो कानून है वो तो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से। लिख लो इसको कहीं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट कब आया, पूछा जाता है बड़ा। दूसरा, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो शरीयत का कानून है, वो है 1937 का। और मुस्लिमों का आपका कानून अलग है, आपका विवाह विच्छेद का, यानी कि जो आपका तलाक के लिए है, वो आया था 1939 में कानून। वहाँ पर चीज़ें अलग हैं। वहाँ पर जो महिला है, मुस्लिम महिला, उसको अधिकार ही नहीं है। उसको अधिकार ही नहीं है। एक पुरुष कितनी शादी कर सकता है? तो हमारे यहाँ अगर हिंदुओं में क्या है कि आपने एक शादी कर ली, तो आप दूसरी शादी अगर करना चाह रहे हो तो पहली वाली की परमिशन चाहिए। अगर पहली वाली ने परमिशन नहीं दी तो तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, अगर आप हिंदू हैं। लेकिन इस्लाम में क्या है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं, और पहली पत्नी की जो मंजूरी है उसकी जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये एक समान कानून है क्या? आपराधिक कानून तो समान थे, लेकिन जो सिविल लॉ है हमारे, क्या सिविल लॉ बराबर हैं, हाँ या ना? अब इसको ऐसे समझो, हरियाणा के एक डिप्टी सीएम थे, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, अब ये हिंदू हैं, इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, ये भी 5 बार के विधायक थे, चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर का दिल आ गया एक महिला पर। चंद्रशेखर का दिल जो है एक महिला पर आ जाता है। और महिला की अगर हम बात करें, महिला को लिख लो आप, महिला का नाम था आपका फिजा। मतलब फिजा से पहले जो नाम था वो था अनुराधा बाली। अनुराधा बाली।
दोनों हिंदू हैं, नाम से आपको प्रतीत हो रहा हो अगर, तो नाम से वैसे पता नहीं चलता कभी भी, ये बात याद रखना। जैसे हम कहते हैं ना, नाम जो है वो लिंग का निर्धारण नहीं करता, ना ही वो धर्म का, ना ही वो जाति का निर्धारण करता है। अब दोनों को प्यार हो गया तो ये तो शादीशुदा है भाई साहब, इनके बच्चे भी हैं, तो इनकी पत्नी तो जो है आपका, उन्होंने परमिशन नहीं दी, लेकिन इन्होंने कहा, ये भी कोई ऐसे नहीं, अनुराधा बाली भी आपका हरियाणा सरकार में थी, एडवोकेट जनरल थी, तो इन्होंने बोला ठीक है मैं बन जाता हूँ चांद मोहम्मद। इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और ये बन गए चांद मोहम्मद। अब चांद मोहम्मद बनने से क्या हुआ, अब इनके पास अधिकार कितनी शादी के हो गए, कितने हो गए बताएं, इनके पास में कितनी शादी, 4 शादी के अधिकार। लेकिन ये महिला भी तो, इनको भी तो होना पड़ेगा, तो इन्होंने भी चेंज कर लिया, ये बन गई फिजा। बात क्लियर है, समझ पाए? तो सिविल कोड क्या है, हमारा समान नहीं है। अब ये शादी कर सकते हैं, हालांकि इन्होंने फिर शादी भी की, फिर ये अलग भी हुए, और चांद मोहम्मद जो है फिर से अपनी गलती, उन्होंने बोला कि मेरी ये गलती थी और मैं वापस से हिंदू धर्म में लौटना चाहता हूँ, और फिर से चंद्रशेखर बिश्नोई हुए। बात समझ में आई है? तो ऐसे ही कह रहा है कि आर्टिकल 44 में बात की गई है किस बारे में, आर्टिकल 44 में किस बारे में बात की गई है, तो वो कहा गया है कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, और राज्य, तो इसको किसने, गोवा ने आपका लागू किया है। आप कहेंगे वहाँ पर है, सभी राज्य क्यों नहीं करते हैं? तो सभी राज्य इसलिए नहीं करते हैं कि उनको पता है कि फिर इस चीज़ का विरोध होगा। भाई जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया, शुरुआत में नहीं आ पाया, क्योंकि उसको लेकर भी आपका नेहरू जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में विवाद था। तो कुछ चीज़ें आपका हो सकता है भविष्य में आए, तो आप देखते हो ना, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके लिए कितना हंगामा होता है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब। जैसे आप एक बात बताओ, जैसे हिंदुओं में एक तलाक हो गया किसी का, और कोई तलाक हो जाता है, तो तलाक होकर दोनों लोग अलग हो गए, दोनों ने मर्जी से सेपरेट हो गए, भाई ठीक है, कोर्ट ने, उनकी पत्नी चाहे तो, पति की चाहत का मतलब ही नहीं है, आपकी चाहत शादी से पहले की है, ओके, उसके बाद नहीं, अलग होने में नहीं है आपकी चाहत, शादी होने में आपकी चाहत हो सकती है, तो वहाँ पर पत्नी की वरीयता दी जाएगी। बेशक से आप कहें नहीं भैया मैं तो बेचारा हूँ, कितने भी बेचारे आप सही। जैसे एक चीज़ आती थी, आपने सुना होगा कभी, हलाला निकाह, सुना है नहीं? तो उसमें कहते हैं कि भाई बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न किया गया, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो गलत है, नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। तो उसमें ये कहा गया कि भाई महिला अगर किसी को तलाक दे देती है, मुस्लिम महिला, और उसने कोई तलाक आपका हो गया, तो तलाक के बाद में फिर वो चाहते हैं कि वो फिर से उसी से शादी कर लें, तो उनको बीच में किसी और से शादी करनी पड़ेगी, और उसी को हलाला निकाह कहा गया। ठीक है, कि भाई आपका इस तरह से निकाह होगा और फिर आप वापस से फिर शादी कर सकती हैं। हालांकि जो बहुत सारे लोग हैं वो शरीयत कानून के अनुसार, वो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, इस तरह की शादी जो है वो वैध नहीं है। ओके, आर्टिकल 44 क्लियर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, तो यहाँ पे याद रख लेना 0 से 6 वर्ष, पहले तो यहाँ 14 तक था, लेकिन इसको पलट दिया गया। पलट क्यों दिया गया? क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों की शिक्षा है वो कहाँ पे पहुंचा दी गई बताओ? 6 से 14 वर्ष की तो अब मौलिक अधिकार हो चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा था ना, भविष्य में इनमें चेंज हो सकता है। और आर्टिकल आपका क्या बोलेंगे 21A में RTE, राइट टू एजुकेशन, भी इसके लिए लाया गया। तो अब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की कहाँ पर है, वो आपका 45 में है। ठीक है, 4-4, 5-5 साल के बच्चे इसी में पढ़ेंगे, ऐसे याद रख लेना। 46 क्या कहता है? राज्य समाज के कमजोर वर्ग, जो भी कमजोर हैं किसी भी वजह से, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, लेकिन जोर दिया गया कि भाई ज़्यादातर ऐसा कहाँ पर पाया जाता है, SC में, ST में, कि उन जातियों को एक समय तक, बहुत लंबे समय तक शोषित रखा गया, उनका शोषण किया गया। ठीक है, और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की बात की गई है, कि भाई उनके जो शैक्षिक हित हैं, उनको पढ़ाई का, या कमजोर वर्ग, छोटे सी एक बात रख लें, कमजोर और SC ST वर्ग की बात की गई है, SC ST वर्ग की बात। और इस कमजोर में कौन शामिल है? OBC भी, UR भी, उन सब के लिए राज्य अपना क्या बोलेंगे कि कुछ ना कुछ राज्य देखे और उन सब के लिए कानून बनाए। लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, यहां पे बस छोटी सी बात याद रखना, 47 में क्या है? पोषण स्तर।
को जीवन उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। अब पोषण स्तर का मतलब क्या होता है? देखो, पोषण स्तर का मतलब क्या होता है कि मान के चलो एक तो व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैसा है, धन है, तो उसके बच्चों को न्यूट्रिशन कैसा मिलता होगा? तो वो तो देख लेगा अपने बच्चे का, बीएमआई जांच कर लेगा, बॉडी मास इंडेक्स देख के कि मेरे बच्चे में इन चीज़ों का अभी कमी है। और आपका ऐसा भी हो सकता है टेस्ट वगैरह करके देख ले बच्चे का, मेरे बच्चे में इस चीज़ का विटामिन लेवल कम है, फिर देख लेगा कि इन विटामिनों की पूर्ति मेरे बच्चे के शरीर में कैसे होगी। तो जिसके पास धन है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिसके पास धन है उसको पता ही नहीं है उसका बच्चा सूखी रोटी खाता है कैसे खाता है ना, और कि उसके अंदर कोई डिफिशियंसी भी है उसकी बॉडी में या नहीं है। तो आप क्या कहेंगे भैया, लोगों का जो पोषण स्तर है वो सुधरना चाहिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर, तभी तो उठेगा। अब मान के चलो कोई कुपोषित रह गया, अब उसको पोषण ही सही से नहीं मिला, आपने देखा बहुत हिंदुस्तान में ऐसे मतलब लाखों बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, जिनको खाने के लिए आपका भोजन तक नहीं मिल पा रहा एक टाइम का, उनकी बॉडी कहाँ से डेवलप करेगी? वो कुपोषण का शिकार हो गए। तो कुपोषण का शिकार ना हो कोई, यानी कि उनका जो क्या है, आपका पोषण जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बढ़े, तभी तो उनका आपका मतलब पब्लिक हेल्थ क्रिएट होगी, तभी तो सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो ये बात कहाँ पर है? 47। इसको वेट से याद रख लेना, याद रहेगा होगा ना तुम्हें, 47 वेट कुड़ी दा। इतना वेट तो होना चाहिए व्यक्ति का, यानी पोषण स्तर सही रहेगा तभी तो होगा इतना। 48, 48 में, 48 की बात करेंगे। देखो हाँ, 47 में एक बात और है स्वास्थ्य से, मैंने अभी एक बच्चे का कमेंट देखा, मुझे याद आया, यहाँ पर एक बात और है, एक मुझे छोटा सा अंतर बताना, लिखना इस बात को। नशीले पेय पदार्थों पर रोक लगाई गई है यहाँ पर, नशीले पेय पदार्थों पर रोक। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपको, नशीले पेय पदार्थों पर एक रोक लगाई गई है, प्रोहिबिशन ऑन द कंजप्शन ऑफ, ऑन द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। जैसे एग्जाम्पल लिखें, कुछ भी हो, शराब, तंबाकू। अब देखो ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, अब ड्रग्स से मतलब क्या, दवाइयाँ भी इसमें आएंगी, तो दवाइयाँ इसमें एक्सेप्शन केस हैं, याद रख लेना, इसमें एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन, एग्जाम्पल मत लिख लेना इसको, एक्सेप्शन केस है। यानी कि आपका एग्जाम्पशन केस कौन सा है इसमें? दवाइयाँ, मेडिसिन्स, क्योंकि वो भी तो कई बार नशा कर देती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई आपका ऑपरेशन करने के लिए आपका एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वो भी एक नशीला पदार्थ हो जाता है। तो क्या उस पर भी रोक, उस पर रोक नहीं है? तो नशीले पदार्थों पर रोक, तो भैया शराब तो सब जगह बिकती है, तो मैंने कहा ना, राज्य को ये अधिकार है, वो चाहे तो अपने यहाँ रोक लगा सकता है। तो कुछ राज्यों में, जैसे बिहार में आप देखोगे कुछ टाइम पहले शराब की बिक्री पर रोक लगी थी, हाँ या ना? या आप देखते होंगे आपके पड़ोसी राज्यों में कहीं पर भी रोक लगा दी गई है, और कहीं पर जो शराब है वो धड़ल्ले से बिक रही है। और जब आप शराब पीते हुए कभी ठेके पर एक भीड़ देखोगे, तो आप देखोगे ज़्यादातर गरीब लोग लाइन में लगे हुए हैं। देखो, अमीर और गरीब के शराब पीने में बड़ा अंतर है, अमीर और गरीब के। जब अमीर शराब पीता है तो जो शारीरिक नुकसान है वो दोनों को हो सकते हैं, इसको भी और इसको भी, दोनों को होंगे। बायोलॉजिकली जो इफेक्ट पड़ना वो दोनों पे पड़ेगा। लेकिन जब हम आर्थिक रूप से बात करते हैं, इकोनॉमिकली, एक कोई व्यक्ति ऐसा है 1 महीने का 1 करोड़ रुपए कमाता है, कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो 1 महीने का 5,000 रुपये कमाता है, 5,000 रुपये, तो क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ मुझे? तो आप कहेंगे भैया इसकी हेल्थ पर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इसकी वेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? लेकिन इसके क्या होगा, इसके शराब पीने से क्या होगा? रोज एक पौआ भी पिएगा तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं होगा? तो यानी कि इसलिए कहा जाता है कि भाई इस तरह की जो रोक लगाए, लेकिन सरकार सोचती है इससे रेवेन्यू आता है और बहुत तरह के आपका कहते हैं, लेकिन उसमें फिर रिपोर्ट भी है कि किसी व्यक्ति के शराब पीने की वजह से जो बेकारी होती है उसका जो रेवेन्यू घटता है वो उसी के बराबर है। ये कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि भाई इसलिए उसको शराब को बैन नहीं करते हैं। ओके, 47 याद रखेंगे। 48, गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं, भाई हमने गाय का दूध पिया है, ठीक है, हमने पशुधन का इस्तेमाल किया अपने लिए, जो बैल थे उनको हमने इस्तेमाल किया अपने खेतों में, आपका सामान ढोने के लिए, बुग्गी में, सब तरह से हमने प्रयोग किया पशुओं का, दुधारू पशुओं का दूध आपने पिया, पनीर आपने खाया, सब कुछ। अब लोग बेशक बहुत सारे वीगन बनने लग गए हैं, वो नई नई थ्योरी अब आती जा रही हैं,
लेकिन अगर हम बात करें कॉमन, तो उन दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाई जानी चाहिए। काउज का